हाय चिल्ड्रन, गुड इवनिंग। तो हम लोगों ने टेंस पढ़ने का काम स्टार्ट किया था। 3-4 वीडियो में हम लोगों ने कुछ पढ़ा है और आज उसी क्रम में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे। पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस किस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं वो देखते हैं। तो द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन that began before a certain time in the past and continued up to that time। मतलब ये है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब एक्शन भूतकाल में किसी समय में पहले प्रारंभ होकर और भूतकाल के उसी समय तक चलती रहे। मतलब ये है कि भूतकाल में वो काम स्टार्ट हो गया था, किसी सर्टेन टाइम से पहले वह काम स्टार्ट हो गया था और उस सर्टेन टाइम तक वह चलता रहा। जैसे मान लो कि 1996 के पहले वह काम स्टार्ट हुआ और 1996 तक वह काम चलता रहा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करके इस चीज को बयां करेंगे। जैसे एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग ए नॉवेल फॉर 2 months। उस समय तक वह उस नॉवेल को 2 महीने पहले से लिख रहा था। When Mr. Mukherjee came in the school, जब मिस्टर मुखर्जी स्कूल में आए थे, मिस्टर आनंद हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years। मतलब मिस्टर मुखर्जी जब स्कूल में आए थे उस समय मिस्टर आनंद जो है उसके पहले 5 वर्षों से पढ़ाते रहे थे। तो इस तरह का सेंटेंस होता है और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम कैसे लिखते हैं। हालांकि ये सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो गया है आपके समझने के लिए, लेकिन फिर भी इतना ही देखा जाए। मिस्टर आनंद हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years। मिस्टर आनंद वहां 5 वर्षों से पहले से पढ़ाते रहे। तो चलते हैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखते हैं। हाँ तो बच्चों स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इसमें सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। अगर समय दिया है तो सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए वो समय भी लिखेंगे। तो सिंस और फॉर का प्रयोग हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे रीटा had been waiting for me। रीता मेरा इंतजार करती रही थी। सिंस और फॉर लगाना चाहते हैं तो फॉर 2 hours। तो फॉर के साथ ये 2 hours लगा, मतलब अवधि। और सिंस अगर लगाना चाहें जैसे कंडीशनल जैसा होगा, सिंस 4 o'clock। तो सब्जेक्ट लगाया हमने। तो सिंपल फ्यूचर में बच्चों जो कार्य भविष्य में होगा वह सिंपल फ्यूचर के अंतर्गत आता है और उसे सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखते हैं। जैसे आई शैल मीट यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूंगा, मतलब भविष्य में मिलूंगा। तो भविष्य में मिलूंगा इसलिए इसको सिंपल फ्यूचर में लिखेंगे। इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद शैल विल का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो शैल और विल में किसको कहाँ लगाते हैं? जैसे जनरली आई और वी के साथ शैल लगाते हैं और बाकी सारे सब्जेक्टों के साथ हम लोग विल लगाते हैं। तो आई और वी के साथ शैल लगाते हैं। चलिए इसको अगर उल्टा भी कर दिया जाए तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि
जैसे आई शैल मीट यू टुमारो, आई के साथ शैल लगा है। अगर आई विल हो जाएगा, इसका मतलब मैं तुम्हें कल जरूर मिलूंगा। तो शैल और विल का प्रयोग अगर उल्टा हो जाए तो उसका मतलब ये हो जाता है कि मैं जरूर मिलूंगा, मैं जरूर करूंगा ये काम। और निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद शैल विल, उसके बाद नॉट आता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में ये शैल विल जो हेल्पिंग वर्ब है ये पहले आ गया और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश यहाँ लिखते हैं क्वेश्चनिंग वर्ड। तो इस तरह से, और क्वेश्चनिंग वर्ड जो भी प्रश्नवाचक वाक्य है उसके अंत में हम लोग साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं, मतलब प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। तो भविष्य में मतलब सिंपल फ्यूचर वाले में बहुत कुछ नहीं है, इतना ही है। और फिर जब एक्सरसाइज किया जाएगा तो वहां पे बहुत सारे सेंटेंस हम लोग देखेंगे। चलिए इसके बाद अब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस पे आते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देखिए, जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा, आगे आने वाले समय में हो रहा होगा, वह फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंतर्गत आता है। जैसे वी शैल बी टेकिंग एग्जाम नेक्स्ट मंथ, हम लोग अगले महीने परीक्षा ले रहे होंगे, मतलब भविष्य में ले रहे होंगे, अभी ले नहीं रहे हैं, अगले महीना परीक्षा ले रहे होंगे। तो इसमें जो फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद शैल विल और उसके बाद बी आ जाता है, बी के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात, सब्जेक्ट शैल विल, बी वर्ब में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। निगेटिव में ये शैल विल हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट लग जाएगा, बाकी सब वैसे ही। और इंट्रोगेटिव में ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट की आवश्यकता है तो लिखेंगे, नहीं तो बी और वर्ब में ऑब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चनिंग वर्ड बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम लोग पहले लिखते हैं, जैसा कि हर टेंस में हम लोग करते आए हैं। और देखिए ये तो हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बातें हो गई। लेकिन देखिए कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिन वर्बों में हम आईएनजी फॉर्म का यूज ही नहीं कर सकते। आप इसको नोट करिए, उसके बाद फिर उस पर भी चर्चा करते हैं। कुछ विशेष बात बतानी थी। जैसे कुछ ऐसे वर्ब का प्रयोग कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं किए जाते, अर्थात आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है उसमें। जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन, मतलब हम यहाँ से ये देखेंगे कि किन वर्बों में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता। वर्ब ऑफ परसेप्शन मतलब जो अनुभूति होती है हमको, ऐसे वर्बों में, अनुभूति को बताने वाले वर्बों में हम लोग आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करते, अर्थात उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में हम लोग यूज नहीं करते। जैसे सी, टेस्ट, स्मॉल, सॉरी स्मेल है ये, स्मेल, हियर, नोटिस, रिकॉग्नाइज। नोटिस का मतलब ये नाउन से नहीं है, नोटिस का मतलब सूचना से नहीं है, नोटिस का मतलब ध्यान देना, किसी चीज को ध्यान देना। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। तो ये वर्ब ऑफ परसेप्शन में हम लोग आईएनजी का फॉर्म यूज नहीं करते हैं। या वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस में जैसे थिंक, नो, मीन, मीन मतलब, माइंड, रिमेंबर, सपोज, इन वर्बों में हम लोग आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करते। वर्ब शोइंग पोजीशन, पोजीशन मतलब अधिकार दिखाने वाले जो वर्ब्स हैं, जैसे ओन, मालिकाना हक जिसको कहते हैं, हैव, बिलोंग, ओज, कंटेन, इन वर्ब शोइंग पोजीशन में भी हम लोग आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करते। वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, जो फीलिंग्स की, जो हमारी अनुभूतियों को व्यक्त करते हैं, उन वर्बों में भी हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। जैसे बिलीव, लाइक, डिसलाइक, लव, वांट, विश, डिजायर, हेट, डिजायर मतलब इच्छा, हेट, एग्री, ट्रस्ट, इमेजिन, ट्रस्ट का मतलब विश्वास करना।
तो इनमें भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। आई एम ट्रस्टिंग यू, बिल्कुल ये हास्यपद वाक्य हो जाता है। वर्ब्स इन जनरल जैसे लुक, शीम, अपीयर, अफेक्ट, रिजेंबल्स, रिक्वायर, बिकम, होप और रिफ्यूज, इन सारे वर्बों में हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म अर्थात आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करते। जैसे अगर ऐसा लिखा जाए, आईएनजी फॉर्म लगा के अगर हम लिखते हैं तो वो किस तरह से हास्यपद हो जाते हैं, देखिए। जैसे ही इज ओइंग ए कार, एक कार उसकी है या एक कार उसके अधिकार में है, यह बात लिखना बिल्कुल गलत है। इसको लिखेंगे ही ओज ए कार, ही ओज, OWS, ही ओज ए कार। दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, ये घर, ये मकान मेरा है, यह भी लिखना गलत है। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स टू मी। आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग रॉन्ग, मेरा मतलब कुछ गलत नहीं है, ये भी लिखना गलत है। हम लिखेंगे आई डू नॉट या आई डोंट मीन एनीथिंग रॉन्ग। आई एम सीइंग ए मैन स्टैंडिंग देयर, मैं वहां एक आदमी को खड़ा देख रहा हूं, इसका मतलब ये गलत है। ये सीइंग में भी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता, तो यहां लिखेंगे आई सी ए मैन स्टैंडिंग देयर। इसके साथ साथ कुछ और बताना है। तो एक छोटी सी बात और, अगर हैव का अर्थ अधिकार होना, जैसे आई हैव ए पेन, यहाँ पेन मेरे अधिकार में है, तो हैव का अर्थ अगर अधिकार होना है तो हैव में आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन हैव का अर्थ अगर खाना खाना मतलब या एंजॉय करना मतलब खाने को एंजॉय करना है, तो वहां पर आईएनजी का प्रयोग हो सकता है। ये छोटी सी बात हम लोग याद रखेंगे। जैसे आई एम हैविंग ए पीस ऑफ केक, आई एम हैविंग ए पीस ऑफ केक मतलब मैं एक केक का खा के आनंद ले रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है जब खाना हो उसका अर्थ या एंजॉय करना हो, तो हम लोग हैविंग का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा हैविंग के साथ हैविंग का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। ये उसमें भी बताए हैं हैविंग का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इस स्पेशल केस में होता है, ये हम बता दिए। अच्छा, तो अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि वीडियो देखिए और उसको लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और व्यू दीजिए। थैंक यू।